तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम वैसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का बात करेंगे टोटली में कि जो आपके एग्जाम में आए, एग्जाम में क्या करें आए। और जनरली हम क्या बोल रहे हैं कि जितना टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं, जितना बताने वाले हैं, जनरली वो क्या करेंगे आप तो केयरफुली पढ़ लेंगे, समझ लेंगे ध्यान से, ताकि आपका इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे तो 10 नंबर फिक्स है। हम क्या बोले कि वैसे सवाल होते हैं जो प्रत्येक कुछ विगत वर्षों के गैपिंग में पूछा जाता है। हर एक साल बीत करके या 2 साल बीत करके ऐसे पूछा जाता है। तो जनरली वैसे सवालों को अक्सर पढ़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे सवाल जो होते हैं अक्सर ही एग्जाम में आने वाले वर्ष में पूछते हैं। जैसे 2027 का एग्जाम है तो वो रिलेटेड, या 2026 का भी फरवरी में एग्जाम है आपका, तो उससे कंडक्ट करने वाले जितने एग्जाम हैं वो आपके लिए बेनिफिट है बहुत सारा। कहने का हमारा क्या अर्थ है कि अगर बात किया जाए किसका, सहकारिता, या इसमें सबसे पहले हम जीडीपी की बात करेंगे और एनएनपी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, टॉपिक हमारा है जीडीपी। ध्यान समझिएगा, टॉपिक क्या हमारा जीडीपी। सबसे पहले ये जीडीपी होता क्या, तो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि जीडीपी का मतलब होता है बाबू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछ दिया है बाबू, एग्जाम में कई बार पूछ दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो हम क्या कहेंगे, तो किसी देश की या किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित, अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसे संक्षिप्त, ध्यान समझिएगा, इसे संक्षेप में जीडीपी भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में जीडीपी भी कहा जाता है। जीडीपी क्या किया जाता है, कहा जाता है। और मैंने तो लिख सकते हैं इसका नीचे, इसका फुल फॉर्म भी ये भी लिख सकते हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या कंफ्यूजन है, क्या लग रहा है इतना लिखने में जीडीपी के बारे में? क्या जो हम कह रहे हैं जीडीपी लिखने में दिक्कत होगा आपको? कि किसी भी देश में एक वर्ष के अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा को हम लोग जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। और एग्जाम में ये पूछेगा आपका, क्योंकि ये बहुत से क्या है कि बेनिफिट वाले सवाल हैं जो एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आता है। क्या कंफ्यूजन है? दूसरा है एनएनपी। दूसरा क्या है बाबू, एनएनपी। एनएनपी कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, दूसरा टॉपिक है आपका एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है, क्या होता है, एनएनपी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट कहने का मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, अगर बात किया जाए कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है बाबू तो ध्यान समझेंगे कि एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं उत्पादित होती हैं उसके कुल मौद्रिक योग और उसको प्राप्त करने में लगा कुल
खर्च को घटा देने पर जो प्राप्त होता है उसको एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले सुन ले एक बार, क्या होगा। तो वैसे जैसे मतलब कहने का है, किसी भी राष्ट्र में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों के योग तथा उससे प्राप्त करने में जो खर्च हुआ उसको घटा देने पर जो बचता है उसको क्या कहता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। यानी कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल क्या हो जाएगा, मौद्रिक मूल्यों के योग में से प्राप्त करने में लगे खर्च को घटा देने पर जो बचता है, घटा देने पर क्या होता है बाबू, जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनएनपी कहते हैं, उसे एनएनपी कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। क्या कंफ्यूजन है आपको, क्या कंफ्यूजन है इसमें, नहीं है तो इसे कदाचित लिख लें, इसे क्या करें, लिख लें। इसके का ध्यान से देखिए। तीसरा है कि आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। तो जल्दी ध्यान समझिएगा ये क्या है, अब बता ही देते हैं क्योंकि आपका भी टाइम लॉस हो रहा है। हम क्या करना चाहते हैं कि समझा देते हैं आपको कि आय क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति, या लिख दे कि क्या दिक्कत है आपको, लिख दे या समझा के छोड़ दे, देर तो नहीं ना हो रहा है। देखिएगा आय क्या होता है, थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे अपना, ठीक है। कितना मिनट हो रहा है बाबू, तो आय क्या हो जाएगा, तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उसके बदले में जो उसे प्राप्त मिलता है, प्राप्त मतलब मिलता है या प्राप्त होता है, यानी फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति क्या होता है, तो कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कहते हैं क्या, कि किसी भी देश की राष्ट्रीय कुल आय में जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, तो एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। मान लेते हैं कि कोई भी देश है, क्या है बाबू, ध्यान समझिए एक सेकंड। हेलो, हाँ सर क्लास में है, ठीक। जब क्या होगा, ध्यान समझिएगा, कि जब एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्यों के योग को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय। क्या इसमें कंफ्यूजन है। चौथा देखेंगे, आय तथा गरीबी के साथ संबंध। तो आय का मतलब कि जिस व्यक्ति की आय कम होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि जिनका आय जो है कम होगा वो गरीब हो जाएगा। यानी गरीबी और आय से क्या है, तो जिस व्यक्ति की आय जो कम होती है वो गरीब होता चला जाता है, और गरीबी होता है। यानी गरीबी कैंसर का रूप है, किसने कहा था, तो कोई कहता है कुजनेट कहा था, ठीक है, कुजनेट कहा था, उस नाम नहीं देखेंगे, बस ये देखें संबंध क्या लिखेंगे हम, तो आय तथा गरीबी यह संबंध है कि जितना ही गरीब होता है किसी का आय, मतलब कम होता है,
उतना ही वो व्यक्ति क्या होता है, गरीब होता है। एटीएम क्या है, तो एटीएम एक मशीन है जिसके द्वारा बैंक से मिला हुआ एटीएम कार्ड के तहत हम उसमें से पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या दिक्कत है एटीएम? और फुल फॉर्म पहले ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, लेकिन अब बदल के क्या हो गया है, ऑटोमोटेड टेलर मशीन। ऑटोमोटेड टेलर मशीन। वस्तु विनिमय प्रणाली, ध्यान समझिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो वस्तु अगर विनिमय प्रणाली तो वैसे विनिमय प्रणाली, वैसे विनिमय प्रणाली, ठीक है, वैसे क्या हो जाएगा, विनिमय प्रणाली जो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं का क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं बाबू, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली तो एक वस्तु के बदले, जैसे हमें चावल लेना है तो किसी को गेहूं दे के चावल लेंगे, ऐसे होता था। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हम बात करें मौद्रिक, तो जब वस्तु के बदले मुद्रा का लेन देन किया जाता है, एक वस्तु के बदले मुद्रा यानी पैसा का लेन देन किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु जब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, जब पैसा नहीं चलता था उस समय क्या कहता था, जिसको जो जो जरूरत है उसको दे देता था और वापस कोई दूसरा सामान ले लेता था। जैसे टमाटर की जरूरत है, किसी को आलू की जरूरत है, तो आलू वाला टमाटर को दे देगा, टमाटर वाला आलू को दे देगा, बस ऐसे चलता था। लेकिन समय बहुत कठिनाई होती थी इस समय। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी के पास धान है और किसी के पास गेहूं है, लेकिन इसको चाहिए दाल बाबू, तो ये किसको देगा अपना धान? दाले वाला का ना देगा, ताकि इसको दाल मिल जाए। इसको थोड़ी ना देगा, क्योंकि इसको तो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? धान नहीं चाहिए ना गेहूं चाहिए इसको। तो ये कठिनाई खोजना पड़ता था कि कौन दाल वाला है, तब ना उसके पास जाएगा, दाल लेगा, उसको क्या देगा, धान देगा। क्या कंफ्यूजन है? क्या हम जो कह रहे हैं कंफ्यूजन है आपको? आगे देखिए, साख से आप क्या समझते हैं? तो साख का मतलब होता है विश्वास, जिसके आधार पे कोई बैंक वाला आपको ऋण देता है, जो कि आपको मंथली करके या ईयरली जैसे भी हो बनाकर ईएमआई पे वैसे दिया जाता है। कहने का मतलब कि साख क्या होता है, तो साख एक आधार होता है, किसका? विश्वास समझिए, जिसके कारण कोई पैसा देता है या लेता है। बैंक में ऋण इसी मिलता है। सहकारिता क्या होता है? तो सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग मिलकर क्या करते हैं, सामाजिक हित के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक हित के लिए क्या करते हैं बाबू? कार्य करते हैं। ध्यान समझ लेंगे, सामाजिक हित के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यहां देखिएगा, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, तो वैसी वित्तीय संस्थाएं जिसमें बैंकों का निर्धारण एवं निर्देशन करता है। वैसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के, राष्ट्र के बैंकों के निर्देशन एवं निर्धारण करता है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। कोरबैकिंग प्रणाली, जब कोई व्यक्ति एक बैंक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जब कोई व्यक्ति बैंक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसों का लेन देन करता है, तो उसे कहा जाता है कोरबैकिंग प्रणाली। जब कोई व्यक्ति बिना विलंब के बैंक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसों का लेन देन करता है, उसको क्या कहा जाता है, कोरबैकिंग प्रणाली। क्या कंफ्यूजन है? क्या आपको कंफ्यूजन है या नहीं, बताएं, क्या कंफ्यूजन है? स्वयं सहायता समूह, SHG, इसको कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प क्या हो जाएगा बाबू? ग्रुप हो जाएगा। सेल्फ हेल्प क्या हो जाएगा? तो ग्रुप हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि स्वयं सहायता समूह में 10 या 15 लोगों का समूह होता है, जिसमें गांव की अधिकांश महिलाएं उसमें जुड़ी होती हैं। ठीक है, शहर की भी जुड़ सकती हैं, पर ये महिलाओं के लिए बना है। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए बिजनेस करने के लिए यानी व्यवसाय करने के लिए वो पैसा ऋण मिलता है, जिसमें मिला 10-10 रुपया करके क्या करती है, अपना पैसा उसमें मिलाकर इकट्ठा करती है, जिसके कारण सरकार का विश्वास हो जाता है और उन महिलाओं को सरकार क्या करता है, तो कुछ ऋण देता है। जैसे आप लोग सुने ना, समूह नहीं सुने, गांव में समूह चलता है जिसमें महिलाएं 10 लोग मिलकर रहती हैं, वही SHG है जो आपको पढ़ना है। SHG का मतलब समझ गए? बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये वैसी कंपनी है जो देश के बाहर के भी कंपनियों का क्या करता है, निर्देशन और निर्धारण करता है। ये होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी आउटसोर्सिंग कंपनी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय यानी क्या हो जाएगा कि ये बाहर की यानी देश के बाहर की भी कंपनियों का क्या करेगा, निर्धारण करता है, उसको क्या कहा जाता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। क्या कंफ्यूजन है? कुछ क्या कंफ्यूजन वगैरह है इसमें? बहुराष्ट्रीय कंपनी में कंफ्यूजन है? वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और औद्योगिकीकरण क्या है?
ये बाबू याद रखना है चारों। बार बार कहते हैं सर, ये क्या है? वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, औद्योगिकरण। ठीक है। अगर बात करें वैश्वीकरण तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ना, संबंध लगाना, ये वैश्वीकरण कराता है। जैसे भारत है, अमेरिका के साथ जुड़ेगा, चीन के साथ जुड़ेगा, जापान के साथ जुड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ेगा, रूस के साथ जुड़ेगा और अपनी अर्थव्यवस्थाओं का वितरित करेगा, उसे ही क्या कहा जाएगा? वैश्वीकरण कहा जाएगा। क्या वैश्वीकरण याद करना पड़ेगा? नहीं बाबू, अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना या विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। जैसे हमारा भारत है तो कोई रूस, अमेरिका, चीन या जापान या ऑस्ट्रेलिया या थाईलैंड या उत्तरी कोरिया के देशों के साथ अपने अर्थव्यवस्थाओं को प्रचलित या विस्तार करता है, उसे ही क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। उदारीकरण क्या होता है? तो जब देश में किसी भी लॉ लगा हो, अधिकारों पर कोई क्या लगा हो? लॉ लगा हो। लॉ यानी नियम लगा हो। नियम लगा हो कहने का मतलब कि कोई जुर्माना वगैरह है, और सब नियम खत्म होना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण। जैसे कोई है कि मान लीजिए ट्रैफिक पे है, कोई रूल है, उसको हटा देना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण क्या कहलाता है? तो जब कोई सरकारी संस्था या जगह या कोई भी उद्योग जब किसी एक व्यक्ति के अधीन कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है निजीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन, यानी किसी के एक अधीन किया जाएगा, उसको कहता है निजीकरण। औद्योगिकरण क्या होता है? देश या किसी